हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इको और रिवर्बरेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम इको पढ़ते हैं। द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड ऑब्स्टेकल सच एज क्लिफ, अ हिल साइड, वॉल ऑफ अ बिल्डिंग, edge of a forest, etc. is called echo. The sensation of sound lasts in our brain for 0.1 second, even after the source of sound has stopped vibrating. Hence, the echo is heard distinctly if it reaches the ear at least 0.1 second later than the original sound is heard. इसका मतलब क्या हुआ? इको, कभी आप गए होंगे पहाड़ों पर या हिल स्टेशन पर गए होंगे, ठीक, तो आप वहाँ पर आप चिल्लाइए, एक पहाड़ पर से आप चिल्लाइए, तो आप क्या सुनते हैं कि आप कोई भी आवाज़ अगर निकाल रहे हैं तो वही आवाज़ थोड़ी देर में आपको दोबारा से सुनाई देती है, जबकि आप दोबारा से वो चीज़ नहीं बोलते हैं। जैसे अगर आप खड़े हैं एक जगह पर और ज़ोर से चिल्ला रहे हैं राम, तो फिर थोड़ी देर बाद आपको फिर से सुनाई देगा राम राम राम। मतलब इस तरह से आपको वही आवाज़ जो आपने बोला है 1 से 2 या 2 से 3 बार आपको वो सुनाई देगा। ठीक, तो इसका कारण क्या है? ये क्या होता है बेटा? इसको हम इको कहते हैं। जब हम आवाज़ निकालते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं, तो जो हमारी आवाज़ है वो कुछ दूरी पर, आपके पास कोई ऑब्स्टेकल है जैसे पहाड़ है या कोई बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, तो वहाँ से हमारी आवाज़ टकरा कर हमें फिर से सुनाई देती है। ठीक, तो ये कम से कम ये कितना सेकंड लेती है? 0.1 सेकंड टाइम लेती है। चलिए हम इसको न्यूमेरिकली समझते हैं। If v is the speed of sound, d is the distance between the observer and the obstacle, then the time t taken by the sound to reach the obstacle and then to come back is t is equal to total distance travel upon speed of sound. हम मान लेते हैं कि v साउंड की स्पीड है, d जो है डिस्टेंस है किसके बीच में? ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल। ऑब्जर्वर मीन्स अगर हम मान लें ऑब्जर्वर हम हैं और ऑब्स्टेकल आपकी पहाड़ी है, ठीक, तो हमारे में और पहाड़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, और टाइम t जो है, t टाइम लगता है ऑब्स्टेकल तक जाने के लिए, ठीक, और वापस आने के लिए। ठीक, हमारी आवाज़ ऑब्स्टेकल तक जाके वापस आने के लिए टाइम t लगता है। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला तो सभी बच्चों को याद होगा, तो यहाँ पर से हम t निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो यहाँ हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लेंगे 2d। 2d का मतलब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपका ऑब्स्टेकल यहाँ पर है, यहाँ पर आप खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, तो आपकी जो साउंड है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? यहाँ से यहाँ गई एक बार तो d हो गया, फिर यहाँ से टकरा कर वापस आपके पास आई तो d, यानी d प्लस d 2d हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और स्पीड ऑफ साउंड v। और स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड। और हम मान लेते हैं टाइम कितना लिया? 0.1 सेकेंड लिया यहाँ से यहाँ तक, और वापस ऑब्स्टेकल से ऑब्जर्वर तक साउंड पहुँचने के लिए 0.1 सेकेंड टाइम लिया। तो ये हो गया आपका 344, v की जगह आपने 344 लिख दिया, और ये 344 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू 344 इंटू 0.1, और 2 यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो d इज इक्वल टू 17.2
मीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस क्या हुआ कि ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच का डिस्टेंस कितना है 17.2 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ई को सुनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच में कम से कम 17.2 मीटर का डिस्टेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्बरेशन। ये भी कुछ आपका इको से मिलता जुलता है। रिवर्बरेशन कहाँ होगा, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इफ़ अ साउंड इज़ मेड इन अ बिग हॉल, द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली from the walls, ceiling and floor of the hall and produce many echoes. The echo time is however so short that the many echoes overlap with the original sound. Due to this, the original sound seems to be prolonged and last for a longer time. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कभी आप खाली कमरे में गए होंगे तो वहाँ पर आप ज़ोर से बोलिए या आराम से भी बोलिए तो आपको आपकी आवाज़ जो है थोड़ी सी गूंजती हुई सुनाई देगी। अब एक खाली कमरे में चले जाइए या बड़े से हॉल में चले जाइए, वहाँ पर आपकी आवाज़ गूंजती हुई समझ में आती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, जो आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वो साउंड रिफ्लेक्ट करता है किससे, वॉल से, दीवारों से, छत से, ज़मीन से, फ्लोर से, वॉल्स, सीलिंग, फ्लोर। ठीक है, इनसे वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, और ये क्योंकि बार बार इसमें रिफ्लेक्शन होगी तो ये जो साउंड है वो ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक, जिस वजह से यहाँ पर, क्योंकि इको तो यहाँ पर भी हो रही है लेकिन यहाँ पर इको इतने कम समय में हो रही है कि वो साउंड ओवरलैप कर रही है, यानी एक के ऊपर आ जा रही है। ठीक, तो जिस वजह से आपको जो आपकी साउंड है वो गूंजती हुई समझ में आती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ये रिवर्बरेशन की डेफिनेशन है। If the reverberation is too long, then the sound becomes blurred, distorted and confusing due to overlapping of different sound. अगर मान लीजिए ये रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होने लग जाती है साउंड वेव्स की, तो हमारी जो आवाज़ है वो कई बार हमें ठीक से समझ नहीं आती है और कंफ्यूज कर देती है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। ठीक है, The excessive reverberation in big halls and auditoriums are reduced or controlled by using various types of sound absorbing materials. Some of the method used for reducing excessive reverberation in big halls and auditorium are as follows. देखिए, इस रिवर्बरेशन को हम कम करने के लिए बड़े हॉल्स में और ऑडिटोरियम में कम करने के लिए हम बहुत सारे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे पैनल्स मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड और फेल्ट आर पुट ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ बिग हॉल एंड ऑडिटोरियम्स टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। पैनल्स होते हैं, जैसे कंप्रेस्ड फाइबर होते हैं, फाइबर बोर्ड होते हैं, उनको हम दीवारों पर लगा देते हैं और ऊपर सीलिंग्स पर भी लगा देते हैं बड़े बड़े हॉल्स में, जिससे क्या होगा, साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, और रिवर्बरेशन बहुत ही कम होगी। सेकेंड, हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन डोर्स एंड विंडोज टू एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन। हैवी कर्टेन्स मतलब भारी पर्दे आप लगा सकते हैं दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर, सो दैट कि वहाँ पर उससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक, इससे भी हम रिवर्बरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर
टू एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन। हम कारपेट्स का यूज़ कर सकते हैं, कारपेट्स को ज़मीन पर बिछा सकते हैं। ठीक। फोर्थ पॉइंट, द मटेरियल्स हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सीट्स इन अ बिग हॉल और ऑडिटोरियम टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। हमारे पास कई तरह के मटेरियल्स होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, उसको हम यूज़ करते हैं। सीट्स जो हमारे हॉल में, ऑडिटोरियम या हॉल में सीट्स होते हैं, उनके ऊपर अगर हम लगा देंगे तो उससे भी हमारी जो रिवर्बरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अब एक बात और कि आप देखेंगे बेटा, जब खाली रूम होता है या बड़ा हॉल होता है तो उसमें रिवर्बरेशन होती है, मीन्स आवाज़ गूंजती है। ठीक। लेकिन आपका जो कमरा भर जाता है, यानी सामान रखे जाते हैं, बेड है, टीवी है, फ्रिज है, अलमीरा है, जैसे जैसे आपके सामान आप रूम में रखते जाते हैं तो वहाँ रिवर्बरेशन नहीं होती, यानी आवाज़ आपकी कम गूंजती है या ना के बराबर गूंजती है। क्यों? ये सब मटेरियल्स जो है बेटा वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका हियरिंग रेंज। हियरिंग रेंज मतलब कि कितना सुन सकते हैं। आवर ईयर्स आर सेंसिटिव only to limited range of frequencies called the range of audibility. The audible range of sound for human beings extend from about 20 Hz to 20,000 Hz. However, the audibility range of a person decreases as he gets older. Children under the age of 5 and some animals can hear up to 20,000 Hz. ठीक, हमारी जो सुनने की क्षमता है, हमारे जो कान है बहुत सेंसिटिव हैं और इसकी जो सुनने की क्षमता है वो कुछ एक रेंज में है। और ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, उनकी ह्यूमन बीइंग मीन्स हम लोग, हम इंसान, ठीक है, उनकी सुनने की क्षमता कहाँ से कहाँ तक है? वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है। ठीक, जैसे जैसे पर्सन बड़ा होता रहता है, यानी जैसे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती रहती है, उसकी सुनने की जो क्षमता है वो भी कम होती रहती है। ठीक, और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं अंडर 5 मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे, और कुछ एनिमल्स हैं, जानवर हैं जो 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ठीक, तभी आपने देखा होगा जब आपके घर में छोटा सा बच्चा होगा, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ होती है एकदम जग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी जो सुनने की क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। अब हमने ये जो साउंड वेव्स है उसको क्लासीफाई किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है आपका ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स, साउंड वेव्स विच वी कैन हियर आर कॉल्ड ऑडिबल वेव्स, यानी वो साउंड वेव्स जिनको हम सुन सकते हैं। ठीक है, यानी हम मतलब ह्यूमन बींग्स। तो वो क्या है रेंज? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मीन्स 20 किलो हर्ट्ज। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा। कहाँ से ये किस तरह से हो जाए बेटा? वॉइस मतलब आदमियों की वॉइस, इंसानों की वॉइस, कुछ एनिमल्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंफ्रासोनिक वेव्स, साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। मतलब वो साउंड वेव्स जहाँ से जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? इंफ्रासोनिक वेव्स होगी। जैसे पेंडुलम में वाइब्रेशन होती है वो इंफ्रासोनिक वेव्स है। अब राइनोसॉर्स, वेल्स एंड एलिफेंट्स ये इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इनको ये जो इंफ्रासोनिक रेंज यानी 20 हर्ट्ज से भी कम की अगर आवाज़ होगी तो वो भी इनको सुनाई देगी। फिर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबाउ 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। मतलब वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, अल्ट्रासोनिक कहलाती है। ठीक,
अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है? डॉल्फिन्स हो गई, बैट्स हो गए, पोर्पोइजेज हो गए। ठीक, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। अब हम ह्यूमन बींग्स को 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ठीक, जो हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड जो करवाते हैं उसमें जो साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है। ठीक, लेकिन इस वजह से वो हमें सुनाई नहीं देती। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।